हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी 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 जी, थैंक यू फॉर कॉफ़ी। मैं सारी चीज़ों से गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आ रही है? राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
आप सभी अच्छे होंगे और चाय कॉफी पीकर बैठे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो शुरू करें भाई कहानी फैसल खान की। फैसल खान जो हमने देखा था पुष्यभूति वंश का है, और पुष्यभूति वंश का फैसल खान हर्षवर्धन है, और हर्षवर्धन को हमने लास्ट हिंदू इंपीरियर के रूप में देखा था। और ये लास्ट हिंदू इंपीरियर जो है वो किस तरीके से अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है। गुड मॉर्निंग टू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के मॉर्निंग वाले सेशन में। आज हम फैसल खान की कहानी को पढ़ रहे हैं, और फैसल खान की कहानी को हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया था। ठीक है, तो ये कहानी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको ये बता दिया था कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, और कैसे हम देखेंगे कि जो पाटलिपुत्र है वो डाउन भी हो रहा है, और पाटलिपुत्र डाउन होने के साथ साथ यहाँ पर एक वैक्यूम बन रहा है, और उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहा है कन्नौज। और राइट, तो कन्नौज जो है वो आपका नेक्स्ट कैपिटल होगा, जैसा आज की डेट में हम दिल्ली को देखते हैं, और वैसा इस एज में या इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलेगा कन्नौज के रिस्पेक्ट में। ऑल राइट, अब कन्नौज जो है वो डेवलप हो रहा है, उसके कुछ कारण को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा हमने ये देख लिया था कि कुछ और डायनेस्टीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पुष्यभूति, मोखरीज। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मोखरीज और ये मोखरी जो है ये कह सकते हैं कि ये इनके रिलेटिव्स, या अभी हमने कहानी देखी थी कल राजश्री की, और देयर इज ए रिलेशन इन बिटवीन दीज टू डायनेस्टीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बंगाल की दीदी, और दीदी का नाम है शशांक, है ना। ये हमने ऑलरेडी कल देख लिया था। आगे बढ़ते हैं, और मोखरीज डेवलप होंगे आगे, और ये वर्धन इस तरीके से हमने देख लिया था, है ना। ये सारी कहानी हमने समझ ली थी, ये कुछ कुछ हमने डिस्कस भी किया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, फिर से सभी का स्वागत है, और ये मॉर्निंग वाला सेशन है। और जैसा मैंने कहा था, आज फाइनली हमारा फैसल खान आ चुका है ना। तो राजवीर जी बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, आप सभी लोग। ये हमने डायनेस्टीज को हमने बखूबी समझ लिया था, और यहाँ पर हमने कुछ कुछ रूलर्स के बारे में चर्चा की थी, उनके रूलिंग एरियाज और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस भी हमने देख लिया था। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, और चंद्र, और ये है हमारा शशांक, और शशांक इज नथिंग बट दैट इज योर दीदी, है ना। दीदी है हमारी, और ये दीदी का 36 का आंकड़ा चलता है किसके साथ, ये आपको पता है, कहानी को हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो वर्धन डायनेस्टीज की हम शुरुआत करने वाले हैं, और वर्धन डायनेस्टीज में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं द रीजन ऑफ द फॉल ऑफ द मगध। मैंने आपको ये बताया कि थोड़ा सा आप देखेंगे, कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। पाटलिपुत्र एटलीस्ट हमारा यहाँ लगभग यहाँ होता है, और यहां से हम देखेंगे पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है, एंड पावर इज गोइंग टू शिफ्ट नियर बाय द कन्नौज। अब मेरा पेन टेबलेट आई थिंक सही होगा, है ना, भारत भी अभी ठीक बना है। तो ये कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये कुछ कारणों की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे जो मगध एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, या मगध का जो एम्पायर है वो वहां की ट्रेडिंग से है, वहां के व्यापार से जुड़ा हुआ है, और ट्रेडिंग्स यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेंगी, या कह सकते हैं इसका जो व्यापार है वो डाउन होगा। और जब डाउन होगा तो हम यहाँ देखेंगे कि लोग जो है इस जगह को पसंद नहीं करेंगे, और ये शिफ्टिंग कहीं और हो जाएगी। देखिए सीधी सी बात है, जैसे हमने देखा इवनिंग से हम मॉर्निंग की ओर शिफ्ट हुए हैं, उसके पीछे कुछ कारण है ना। वी कैन से दैट इज ए फॉल ऑफ द इवनिंग्स, है ना। मगध यहाँ पर फॉल हो रहा है, और राइज किसका हो रहा है, कन्नौज का। तो कन्नौज दैट इज इन द मॉर्निंग सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली, इसके कुछ कारण हैं। जैसे आप देखिए, सीधी सी बात है कि हम लोग जो है, हमें इवनिंग में दिक्कत हो रही थी, नेट का इश्यूज था, बहुत सारी चीजें थी, शोर आ रहा था, कहीं कुछ हो रहा। आई थिंक यहाँ आज सारी की सारी चीजें फाइन हैं, और सारी की सारी चीजें फाइन होंगी, तो ये हमारा कन्नौज जो है वो डेवलप हो जाएगा। सेम यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो अभी हम उन कारणों को डिस्कस करेंगे, और उन कारणों को हम देखने वाले हैं। देखिए, है ना, तो देखिए कहानी को करंट के सिनेरियो से कनेक्ट करिए और आसानी से समझ सकते हैं। We will see the Patliputra powers and its importance was from the trade, where tax was collected from the merchants coming from the all sides. यहाँ सीधी सी बात है, जो पाटलिपुत्र है that was important because of the tradings, और tradings की वजह से important है, जहां पर लोग आते थे, टैक्स देते थे और टैक्स लेते थे, तो वहां पर हम देखेंगे कि इनकम आना शुरू हो जाती है, और इनकम होगी तो इस वजह से उस पाटलिपुत्र का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। हम यहां देखेंगे कि हमने बीच में देखा था, याद करिए, मथुरा जो है वो सेंटर पॉइंट्स में डेवलप हो जा सॉरी आपका उज्जैन जो है वो डेवलप हो चुका है, मथुरा यहां पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। तो देयर आर द कन्नौज यहां पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जबकि पाटलिपुत्र जो है वो इतना ज्यादा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पाटलिपुत्र जो है वो ईस्टर्न साइड्स में, आप वो भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए।
तो यहां पर कई टाउन्स डेवलप हो चुके हैं, तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। सीधी सी बात है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, और जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ज्योग्राफी में अभी आप लोग पढ़ते होंगे, हाई प्रेशर से विंड्स कहां की ओर चलती हैं, लो प्रेशर की ओर। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। सीधी सी बात है, ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति का नियम यही कहता है कि जहां पर समृद्धि होगी, जहां पर मनी होगा, जहां पर पैसा होगा, जहां पर ट्रेडिंग्स होंगे, वही टाउन्स ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। और यहां पर हम देखते हैं, ड्यू टू द डिक्लाइन इन द बिजनेस देयर वाज अ लैक ऑफ द मनी, ड्यू टू विच द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वर पेड इन द लैंड। और यहां पर हम देखेंगे कि जो ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लोग हैं, उनको भुगतान अब भूमि के फॉर्म में किया जाने लगेगा, लैंड के फॉर्म में किया जाने लगेगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ मगध इज गोइंग टू डिक्लाइन। या सॉरी, मगध ना कह के हम इसको पाटलिपुत्र कहें तो अच्छा होगा। ये हेडिंग को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पाटलिपुत्र करिएगा। ऑलराइट, तो पाटलिपुत्र को का इंपॉर्टेंस यहां डाउन हो रहा है, और पाटलिपुत्र के नजदीक में सबसे इंपॉर्टेंट टाउन कौन सा होगा? कन्नौज होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड कन्नौज इज लोकेटेड नियर बाय द गंगा, ये गंगा के किनारे होगा। एंड गंगा के किनारे है तो यहां पर आपको दोआब क्षेत्र देखने को मिलेगा। एंड दोआब क्षेत्र जो है, एरिया है, दैट इज रिलेटेड टू द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स जो है वो फर्टाइल सॉइल होगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पर। डिंपल दीदी जो है, डिंपल भाभी जो है, वो यहीं से रिलेटेड होती है ना, ये भी हम ऐसा कह सकते हैं। कल हमने डिस्कस भी किया था। तो ये एक हाईली टेरेन पर है, और यहां पर दुर्ग बनाना, यहां पर किले बनाना, वो क्या होगा, हमारी कैपिटल को एक प्लस पॉइंट्स हो जाएगा। इफ वी आर गोइंग टू स्टेबलाइज अवर कैपिटल इन द कन्नौज, दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर द रूलर्स। रूलर्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स होगा, और इस तरीके से कन्नौज जो है वो लोगों को पसंद किया जाने लगता है। जो रूलर्स हैं वो इसको पसंद करते हैं, इसकी किलेबंदी आसान हो जाती है, जबकि मैदानी इलाके हम देखते हैं वो थोड़ा सा इतना ठीक नहीं रहते। तो दिस इज द रीजंस, दैट्स व्हाई द पावर इज गोइंग टू शिफ्टेड फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सीधी सी बात है, आपका कन्नौज जो है वो डिक्लाइन होगा, तो वैक्यूम आएगा, और वैक्यूम को भरने की कोशिश करेगा कन्नौज। और ये वही टाइम है, और यही वही शिफ्टिंग है, जैसे हम शाम से मॉर्निंग की ओर आ गए। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम देखते हैं कि जो एक और चीज है, देखिए कन्नौज जो है वो थोड़ा सा, कन्नौज जो है वो सपोर्ट करता है फ्यूडलिज्म सिस्टम्स को, जबकि हमने पाटलिपुत्र को देखेंगे तो पाटलिपुत्र पुराने ढर्रे पर ही चला आ रहा है। और पुराना ढर्रा जो है वो क्या था, दैट मीन्स बिफोर द फ्यूडलिज्म्स। तो जैसा जैसा सोसाइटी है उसके हिसाब से आपको चेंज भी होना पड़ेगा, जैसी डिमांड है उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं कन्वर्ट भी होना पड़ेगा। डिमांड है आपकी मॉर्निंग की, और डिमांड है तो मॉर्निंग की, तो आपको कन्वर्ट होना पड़ा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो चीजें जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। एंड वी विल सी द क्लियर एग्जांपल्स, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द इवनिंग टू मॉर्निंग, एंड वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र टू कन्नौज। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस तरीके से हम देखेंगे मगध जो है, सॉरी, ये मगध को पाटलिपुत्र कर लीजिएगा, दैट इज ये पाटलिपुत्र करिएगा भाई, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हमने पाटलिपुत्र के रिस्पेक्ट में देखा, मगध नहीं है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा हम ऐसा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आगे चलकर नेक्स्ट थोड़ा सा हम यहां से कनेक्शन भी जोड़ेंगे। देखिए पावर जो है वो आपकी पाटलिपुत्र से सीधे कहां आई, कन्नौज की ओर आई। भी थोड़ा सा रफ डायग्राम है, समझने की कोशिश करिएगा। अभी भारत सही बना होगा, है ना। तो मैंने ये पेन टेबलेट भी ठीक कर लिया है। द पावर शिफ्टिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र टू कन्नौज, ये हम देखते हैं आपका एंशिएंट टू मिडाइवल कन्वर्सेशंस। आगे हम जब देखेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा पावर शिफ्ट होगा कहां की ओर, दिल्ली की ओर। और ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम देखते हैं देयर इज ए गवर्नमेंट्स, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट्स जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ये समय एक सा नहीं रहता, सिचुएशंस के हिसाब से वो चीजें चेंज होती जाती हैं। और दिल्ली जो है आज भी पॉलिटिकल पावर का सेंटर है, और पॉलिटिकल पावर का सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ इस तरीके से कहानी देखने को मिलेगी। तो ये शिफ्टिंग चलती जाएगी हिस्ट्री में, यहां से हम यहां गए, यहां से हम क्या गए। तो देखिए आप थोड़ा सा रियलाइज करिए, जस्ट रियलाइज थिंग्स। पहले हम क्या थे, छोटे छोटे थे, दैट मींस जन थे, है ना। याद करो, ट्राइब्स थे, और ये जन आगे बढ़कर क्या हुए, जनपद बने। ये जनपद नहीं रहे, वो हमने देखा महाजनपद, और महाजनपद से हमने देखा हमने एम्पायर को देखा, एम्पायर को बनते हुए देखा, मौर्य बने, मौर्य के बाद हमने गुप्त बनते हुए देखा। अब ये वो टाइम है जब हम देखेंगे कि स्टेट जो है वो कई भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितना चेंजेस आपका सोसाइटी में देखने को मिलेगा, कितना सिचुएशंस आपकी चेंज हो चुकी हैं।
और आगे जाकर हम देखेंगे पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी कुछ इस तरफ से। इस तरीके से हमने समझा और देखा कि व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। तो कन्नौज इज लोकेटेड नियर द एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ द दोआब, और यहाँ पर हमें फर्टाइल सॉइल का बेनिफिट मिलने वाला है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमने कन्नौज को एक प्रिविलेज दिया है। कन्नौज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या चीज हो रही है। तो ये मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था। यदि वर्धन डायनेस्टीज के बारे में हम देखें तो जो वर्धन डायनेस्टीज के जो रूलर हैं वो प्रोबेबली द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द गुप्तास। मैंने आपको बताया था फ्यूडलिज्म सिस्टम में हमने देखेंगे एक किंग होगा और किंग के नीचे कई आपके सामंत हो सकते हैं, और वर्धन इज वन ऑफ द सामंत ऑफ द गुप्तास। जो गुप्त के एक सामंत होंगे ऐसा हमने समझा था। और बाद में जाकर ये सामंत क्या कर देंगे, अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देंगे, अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। जैसे आज की डेट में मान के चलिए सारे के सारे स्टेट अपने आप को फ्री कर दें, नरेंद्र मोदी से बाहर हो जाएं या सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर हो जाएं। तो ये आप आज के सिनारियो से भी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन आज ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारा देश जो है संविधान से चलता है, ठीक है, और संविधान में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के बेस पर ही हमने हमारी क्लास को शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम इवनिंग टू मॉर्निंग। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और धीरे धीरे बड़ा थोड़ा समय लगा बट हमने उसको किया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स। कैपिटल इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम द बीसी थानेसर टू कन्नौज। कन्नौज की ओर हम जो है कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे। कन्नौज का इंपॉर्टेंस हमने अभी अभी समझा है, और ये कन्नौज कैसे शिफ्ट होता है ये कहानी भी हमने देख लिया था। कल हमने देख लिया था राजश्री गुटका का पान मसाला की शादी कहाँ होती है, मोखरी डायनेस्टीज। और इसके बाद हमने देखा शशांक मतलब दीदी, एंड दीदी इज हेल्पिंग विद द रूलर ऑफ द मालवा देवगुप्त, है ना। ये थोड़ा इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से कहानी देखने को मिल रही है। ये देवगुप्त एक्चुअली मालवा के जो हैं वो कोई और नहीं है, प्रशांत, वो आपके जो है ना वो पॉलिटिकल एडवाइजर, जो राजनीतिक आपके सलाहकार हैं जो आजकल प्रशांत है जिनका चलता है, ये वैसे हम समझ सकते हैं। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कहानी आपने आप देखी है, और आज की सिनारियो बिल्कुल सेम ऐसा ही चल रहा है। आगे क्या होगा तो देखिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है हर्ष जीत जाएगा। हर्ष मतलब नरेंद्र मोदी। ध्यान दीजिएगा, ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल ही नहीं है, और शशांक जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर चला जाएगा। 619 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तब जाकर जो हर्षवर्धन जो है, जो हमारा जो फैसल खान है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो बदला ले लेता है। तो ओवरऑल ऐसी कहानी होती है। और प्रभाकर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये इसको इग्नोर कर दीजिएगा भाई, नो नीड टू डिस्कस दिस। तो ये है हमारा फैसल खान जो अपने पापा का, दादा का, मामा का, चाचा का सबका बदला लेगा, और क्या करेगा, अपनी सत्ता को स्थापित करेगा। सत्ता की स्थापना जो है वो है आपका 606। वी कैन से दैट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द हर्षवर्धन, एंड हर्षवर्धन इज अ रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टीज। तो समझ में आ गया कि भाई ये हमारे पापा, चाचा, मामा, दादा का बदला लेगा। नाम तो सुना ही होगा, फैसल खान। फैसल खान कौन है, तो फैसल खान क्या कर रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि वी हैव सीन द प्रैक्टिस, एंड दिस प्रैक्टिस नेम इट इज सती प्रैक्टिस। सती प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि राजश्री गुटका पान मसाला जो है वो सती होने वाली होती हैं, और सती होने वाली होती हैं तो सबसे पहले वो राजश्री को ही खोजता है। दिस वॉज द फर्स्ट टारगेट ऑफ द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का पहला टारगेट यही होता है, और वहां से अब देखिए मैंने आपको ये बताया था, ये क्या है आपका कन्नौज वाला पार्ट है, और कन्नौज जो है मोखरी के अंतर्गत है या राजश्री के पास है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कैपिटल वो कन्नौज को बना देगा। यहीं से वो ना केवल अपनी कैपिटल को हैंडल कर पाएगा, और बल्कि यहां से जो दीदी है शशांक हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएगा, है ना। ये इस तरीके से हो जाएगा। इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है एक तो लिटरेचर से, दूसरा इनके द्वारा कुछ अभिलेख भी देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द इंस्क्रिप्शन, एंड दिस इज रिलेटेड टू द आजमगढ़ यूपी, है ना। ये आजमगढ़ तो आपने सुना ही होगा, और यहां से एक जगह है जिसका नाम है मधुबनी। तो मधुबनी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू द आजमगढ़, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द सोर्स ऑफ द हर्षवर्धन, हमारा फैसल खान। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शंस, एंड बांसखेड़ा इज नियर बाय द शाहजहांपुर, और ये भी यूपी में देखने को मिलेगा। और ये इंफॉर्मेशन बताते हैं हमारे फैसल खान की क्या क्या कहानी चल रही है ना। इनको कहा जाता है दैट इज लिटरेचर्स से संबंधित सम्राट, साहित्यकार सम्राट। लिटरेचर्स क्या क्या लिखे,
इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कुछ जो है वो आपको देखने को मिलता है कि ये 3 लिटरेचर्स लिखे। हालांकि कई हिस्टोरियंस जो है वो ये बताते हैं कि ये इन्होंने नहीं लिखे। इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को पकड़ा और उससे लिखवा लिए और बाद में अपने नाम की चिड़िया उड़ा दी, है ना। ध्यान देना, चिड़िया उड़ाने का मतलब नीचे अपना नाम लिख दिया, दिस बुक्स इज रिटन बाय द फैसल खान। ये बुक जो है वो फैसल खान ने लिखी है, हर्षवर्धन ने लिखी है, ऐसा ऐसा बता दिया जाता है। तो ये प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद, दीज आर द वेरी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड दिस इज रिटन बाय द हर्षवर्धन। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको समझना होगा। तो ये बुक्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। वो कुछ कुछ टाइटल भी लेता है। देखिए, अब ये टाइटल लेने का कंसेप्ट हमने पीछे भी देखा था। हमने देखा था गुप्त वंश के जो रूलर्स हैं, दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ द टाइटल। महाराजा धीराज कॉलेज में जो होता है, हाँ 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 जी जी, बिल्कुल, यू आर राइट, है ना। जैसे कॉलेज में नोट्स लिखवाए जाते हैं ना, सीनियर क्या करता है कि वो जूनियर को दे देता है और वो उससे सारे नोट्स लिखवा लेता है। तो वैसी कुछ कहानी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, हर्षवर्धन। वैसे भी आप देख रहे हैं फैसल खान क्या करता है, किसी की कनपटी पे बंदूक रखेगा और वैसे ही लिखवा लेगा, आप वैसे ही समझ सकते हैं। तो ये कहानी वैसी ही है जैसे आप समझ रहे हैं। तो ये वाकई में फैसल खान है ना। ये सबका बदला भी लेगा और सबसे नोट्स भी लिखवाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ये अपने आप को टाइटल भी लेगा, स्वागत नहीं करोगे, वी कैन से दैट द नेम इज कॉल्ड शिलादित्य। तो ये इनका टाइटल होता है और ये टाइटल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है ही इज गोइंग टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। ये क्या कर रहा है, अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करता है। पूरा नॉर्थ इंडिया ये क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। मोटे तौर पर ये यहां पर कैप्चर कर लेगा। यहां पर ये नॉर्थ में भी जाता है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर के शासक को के गले में बंदूक लगाकर, कनपटी में बंदूक लगाकर उससे क्या कर लेगा, ये आपके कुछ एविडेंसेस ले लेता है जो आपके बुद्ध से रिलेटेड होते हैं। ही इज नॉट गोइंग टू एक्सपेंड इन द साउथ पार्ट में क्या होता है, ये अपना विस्तार नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर साउथ में क्या होगा, इसको एक और मिल जाएगा और उसका नाम है आपका पुलकेशिन सेकंड, है ना। जैसे आप देख रहे हैं फैसल खान जो है उसके कई एनिमी हैं, कई शत्रु हैं, और यहाँ पर उसका एक शत्रु है जिसका नाम है वातापिका चालुक्य, और वातापिका चालुक्य का नाम है पुलकेशिन सेकंड। एंड पुलकेशिन सेकंड इज गोइंग टू डिफीट नियर द नर्मदा, दिस इज द होली रिवर्स। ये रिवर्स आपको मध्य भारत में देखने को मिलेगी या मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और वहां पर एक वॉर होता है और वॉर में हम देखेंगे कि हमारा फैसल खान हार जाएगा। ठीक है, तो हमारा फैसल खान हार जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू मेंशन इन द एहॉल इंस्क्रिप्शंस। एहॉल इंस्क्रिप्शन में ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है कि हमारा फैसल खान हार चुका है। फैसल खान कहाँ हारेगा, फैसल खान हमारा हारेगा नर्मदा नदी के किनारे। अब देखिए, एक चीज और है यहाँ पर, एहॉल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू द पुलकेशिन सेकंड। ये पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड है, कोई अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर विनर कौन है, पुलकेशिन, और यही लिखवाता है अपना इंस्क्रिप्शंस एहॉल। रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। रवि कीर्ति जो है बताते हैं कि हमारा राजा जीत गया, ऐसा ऐसा ऐसा। आप लोग कभी सेल्फी लेते हैं तो क्या कचरे के साथ सेल्फी लेते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं लेता होगा, ठीक है। तो कचरे के साथ कोई सेल्फी नहीं ली जाती है। हमने इस युद्ध में हम हार गए थे, ऐसा कोई मेंशन करेगा नहीं। तो यहां पर एक्चुअली हर्षवर्धन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप अपनी वो नहीं बताएगा, लेकिन पुलकेशिन ने जब बोला कि हमने एक रूलर को हराया जिसका नाम है नॉर्थ का राजा, और वो नॉर्थ का राजा इस समय कौन है, वो है आपका हर्षवर्धन। तो ये इस तरीके से मेंशन देखने को मिलता है ना। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये सिचुएशंस थोड़ी ऐसी हो जाती है। सेम वही है जैसे हम डीपी कभी कचरे के साथ नहीं लेते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं? हमारा जो डीपी जो होता है, हमारा जो सेल्फी होता है, उसके लिए हम एक अच्छी लोकेशंस का फाइंड आउट करते हैं। सेम वैसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति अपनी बुराई नहीं करेगा। तो हम यहां देखेंगे कि हर्षवर्धन ऐसा कुछ नहीं करता है, और हर्षवर्धन जो है जब हम पुलकेशिन को देखते हैं और पुलकेशिन ऐसा लिखता है कि हमने नॉर्थ के राजा को हराया, तब जाके हमें पता चलता है अच्छा ये ही है हमारा फैसल खान, ये ऐसा कहा जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया? तो यहां थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं, मैप फिर से वापस आ गया है। ये मैप हमने पीछे भी समझा है। हाँ, पावरी वाली लोकेशंस पे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, यू आर राइट अमन जी, ठीक है। और जहां पार्टी होती है वहीं पर लेते हैं। ये हम हैं, ये हमारा हर्षवर्धन है, ये हमारा फैसल खान है, और ये उसकी पिटाई हो रही है ना।
तो हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज द ऋषि मैत्रेय। हमने पुष्यभूति को समझा, मोखरी को समझा, ये हमारे गुप्ताज खत्म हो रहे हैं और ये आगे मैप जो है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द एम्पायर ऑफ द हर्षवर्धन एंड दे आर गोइंग टू कैप्चर द मोखरीज। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये है हमारा शशांक वाला टाइम का एरिया, और शशांक या हम कह सकते हैं हमारी दीदी और ये हर्ष, और यहां पर हम देखेंगे आगे चलकर ये वाला पार्ट जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा। दैट मीन्स तो ये है एरिया नीचे वाला, वो है आपका देखने को मिलेगा पुलकेशिन सेकंड का। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है और बनती है फिर इस तरीके से। आप देखिए दिस इज द एम्पायर ऑफ द हर्षवर्धन, यू विल फाइंड आउट इन द पिंक कलर, और ये लगभग आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये है ना। तो ये आपका एम्पायर होगा और ये नर्मदा नदी के किनारे इसकी पिटाई होगी फैजल खान की, है ना। ये थोड़ा आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि और हर्षवर्धन क्या करता है। तो हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहीं से हम देखते हैं, वी विल फाइंड आउट, ये देखिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुप्त के जैसा ही होगा। ठीक है, गुप्ताज के जैसा ही होगा और गुप्त का जैसा ही होगा, लेकिन गुप्त के टाइम पर जो फ्यूडलिज्म है वो इतना ज्यादा आपका इंपैक्टिव नहीं होगा। बट यहां पर वी विल फाइंड आउट द मोर फ्यूडलिज्म। सीधी सी बात है, जो फ्यूडलिज्म जो है वो यहां पर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आगे चलकर इसका एक्सट्रीम वर्जन देखने को मिलेगा। वी विल फाइंड आउट द राजपूत एरा, और राजपूत एरा में हम देखेंगे इंडिया जो है वो पूरे के पूरे भाग में, छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था रीजनलिज्म्स या क्षेत्रीयवाद आ जाएगा। क्षेत्रीय वाले क्या होंगे, क्षेत्र के, जैसे क्षेत्र का मतलब है जैसे आपकी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा तो ये लोग भी वही करेंगे, है ना। मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, सुबह सुबह आ रहा है, ठीक है, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, मेरे यहाँ सड़क खराब है, मेरे यहाँ कोरोना वैक्सीन नहीं लग रहा है, ये समस्याएं लेके आ जाएंगे और इस तरीके से भारत जो है वो छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाएगा। हर्ष जो है वो वेतन के रूप में जागीर देता है, भूमिदान देता है, लैंड डोनेशंस, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूडलिज्म्स। वी विल फाइंड आउट, ये स्टार्टिंग नहीं, दैट मींस ठीक है इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है, हम ऐसा कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, दैट वाज रिलेटेड टू द गुप्ताज, और गुप्ताज के बाद हम देखेंगे हर्षवर्धन इसको थोड़ा और ठीक करने की कोशिश करेगा और आगे चलकर ये और एक्सट्रीम वर्जन में देखने को मिलेगा। वी विल फाइंड आउट द हैंगसांग इन ड्यूरिंग दिस टाइम्स। ठीक है, हैंगसांग जो है वो इसी समय भारत में आता है और वो हर्षवर्धन की बहुत तारीफ करता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, इसने डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। ऐसी ऐसी बातें जो है हैंगसांग करता है, किसके बारे में, हमारे फैजल खान के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। ये है अपने हैंगसांग्स, जो इनका आधार कार्ड का फोटो यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा धुंधला आया है, वैसे ही आधार कार्ड में ऐसे ही फोटो आते हैं, समझ में आ गया होगा। तो हर्षवर्धन क्या बताता है, सॉरी हैंगसांग क्या बताता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू इन बिटवीन 629, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिल्कुल सही है, 629 से 645 के बीच में लगभग रहते हैं। ही हैड स्टडीज एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी देखिए फिर से आ गया नालंदा, वाई हम देखेंगे नालंदा क्यों हो गया, नालंदा क्यों आ गया, क्योंकि नालंदा हमने देखा था ही इज, दैट मींस नालंदा इज बिलोंगिंग टू द महायान, है ना। याद करिए महायान का एक सेंटर होता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान, ये हमने देखा था गुप्त एज में जो है ऑलरेडी बन चुका है और आगे चलकर इसमें आग लगने वाली है, और आग जब लगेगी वो हम देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गौरी, और गौरी का एक बख्तियार खिलजी करके एक आपका स्लेव होगा, वो इसमें रॉकेट छोड़ देगा, है ना। तो रॉकेट छोड़ने के पहले चीनी भाई आ जाते हैं जिनका आधार कार्ड का फोटो यहाँ दिखा हुआ है, और ये चीनी भाई जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ही इज गोइंग टू कलेक्ट द सोमेनीज टैक्स रिलेटेड टू द बौद्धिज्म। सो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, वहाँ टैक्स को समझने को आते हैं और बौद्ध धर्म को और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। ही विजिटेड द वेरियस किंगडम्स, और उसके बारे में ये बताता है, और इनकी बुक का नाम है सी यू की, वो पीछे आया था उसका को की था, दैट मीन्स ठीक है उनकी बुक्स थी। यहाँ सी यू की नाम की एक बुक्स लिखते हैं और ये इंडिया के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड वेरी इंफॉर्मेटिव बुक्स रिलेटेड टू द इंडिया। अब आप जाएंगे, मान के चलिए लेट सपोज आपको जाने का मौका मिलता है यूएस, और यूएस जाने का मौका मिलता है तो आप वहां के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे कि हाँ फोको की, ठीक है, सॉरी, यहां पर जब आप देखेंगे कि जब आप यूएस जाते हैं और यूएस जाने के बाद हम देखते हैं तो वहां की स्टोरीज के बारे में आप लिखने की कोशिश करेंगे। सेम वही है, यहां पर ये व्यक्ति आया कि भाई इसने इंडिया के बारे में लिखा, बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने, मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया। तो यहां पर सी यू की जो है वो इनके द्वारा लिखी जाएगी। ये हमारे हैंगसांग्स थे और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं।
ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है कि हर्षवर्धन क्या करता है, हर 5 वर्ष में एक ऑर्गेनाइज करता है, एक काउंसिल ऑर्गेनाइज करता है। काउंसिल कह लीजिए, सम्मेलन कह लीजिए, या एक कह सकते हैं मीटिंग कह लीजिए। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो पहले दिन अलग अलग मतलब दान करता है, अलग अलग कह सकते हैं ग्रांट देता है। जैसे हम देखेंगे अलग अलग रिलीजन्स को वो मानता है, रिलीजियस टॉलरेंस है, और वो धार्मिक रूप से सहिष्णु है। और सहिष्णु में हम देखने को मिलेगा वो इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे मान के चलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये महामोक्ष परिषद जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ईच एंड एवरी 5 years ऑफ फर्स्ट डे। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है इनके रिलीजन्स के बारे में, इनिशियली जो है वो शैविज्म्स को मानते हैं, बट लेटर ऑन ही इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द बौद्धिज्म्स विद द हेल्प ऑफ दिस चुटिया वाला, जो हमारा जो चीनी भाई है उसके प्रभाव या बाकी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर वो बौद्ध धर्म को कन्वर्ट हो जाता है। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो किसी एक धर्म को मानता है तो दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता। यू विल फाइंड आउट बाय दिस। देखिए पहले दिन वो क्या करता है, यहां पर बुद्ध की पूजा करता है, और बुद्ध इज रिलेटेड टू द बुद्धा रिलीजन्स, ठीक है, सीधी सी बात है। एंड दिस इज द सेकंड डे, एंड सेकंड डे ही इज गोइंग टू वर्शिप द सन वर्शिप, सूर्य की पूजा की जा रहा है। सूर्य की पूजा हम ऐसा कह सकते हैं, वी विल फाइंड आउट रिलेटेड टू द वैदिक एज। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने को मिलेगा थर्ड में शिव। शिव मतलब शैव, मैंने आपको यही बताया था, और शैव की वो वर्शिप करता है। और आगे अगले दिन दैट मीन्स फोर्थ डे में डोनेशन दे देता है, डोनेशन दे देता है। और ऐसा कहा जाता है वो अपने वेपन्स और अपने कपड़े हैं उनको छोड़कर वो सारी की सारी चीजें वो दान कर देता है। ऐसा इतना बड़ा हमारा दानी था फैजल खान। तो इनको हम कर्ण की संज्ञा भी देते हैं। जो कर्ण है वो अपने कवच और कुंडल दे देता है। मैथोलॉजी में आपने महाभारत में सीखा है, समझा है, इस तरीके से आया नहीं आया समझ में, तो कहानी जो है इस तरीके से डेवलप होती है, देखने को मिलता है, और ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी में से एक महामोक्ष परिषद में वो आता है जिसका नाम है हैंगसांग, और हैंगसांग इज कमिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस महामोक्ष परिषद। वो इसके टाइम पर आता है और उसको अटेंड करता है। एक कहानी भी और देखने को मिलती है, कहानी ये देखने को मिलती है कि इस महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन क्या करता है, अपने सभी लोगों को बुलाता है। सभी लोगों का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, ब्राह्मण्स है ना, बौद्धिस्ट, जैनिज्म्स एंड अदर रिलीजन्स है ना, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सभी रिलीजन्स के लोगों को बुलाता है। और यहां पर एक डिबेट रखा जाता है, एक कह सकते हैं आपका वो टॉक रखा जाता है कि भैया आपके धर्म में क्या है, आपके धर्म में क्या है, जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स। और यहाँ पर जो है हैंगसांग जो है बहुत ज्यादा अपना एक्सप्लोर करते हैं कि बौद्धिज्म में आत्मा नहीं होती है, बौद्धिज्म में मोक्ष मिलता है, बौद्धिज्म में ऐसा होता है, ही महायान ये होता है, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और उनसे बोला जाता है दैट मीन्स कि जो अदर रिलीजन्स वालों को, कि आप भी अपने धर्म के बारे में बताइए। 5 दिन तक क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं है। और लेकिन इसमें क्या होता है, बाद में चलकर जो है इसमें एक विवाद खड़ा हो जाता है। और बाद में जाकर जो जो प्रकाट पंडित होते हैं, जो इलाहाबाद के जो पंडा होते हैं, वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है हैंगसांग की चुटिया काट देते हैं, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो वी कैन से दैट कि द जो जो पंडित हैं वो हैंगसांग की चुटिया काट देते हैं, और ये हर्ष के सामने की घटना होती है। तो थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर्ष जो है इतना पावरफुल दिखाई नहीं देता है जो ये घटना हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस ऐसा बन रही है, और एक हॉट टॉक जो है वो जो टॉक है वो हॉट टॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे आप देखते हैं ना, जैसे न्यूज चैनल में क्या होता है कि जूते चप्पल चल जाते हैं, वैसा कुछ ऐसा यहाँ सिचुएशंस बन रही है। तो जस्ट कंपेयर द सिनारियोज आपका पूछता है भारत लाइव, और भारत पूछता है कि भैया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वैसे ही हैंगसांग यहाँ पूछ रहे थे, और वहीं पर एक जूता पड़ जाता है, और जूता लगता है, और जूता लगता है तो बड़ा दर्द होता है। तो ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवरऑल दिस इज द सिचुएशंस एंड दिस इज रिलेटेड टू द सम काइंड ऑफ द महामोक्ष परिषद। एंड we have seen initially he is going to follow the Shaivisms, later on he is going to convert in the Buddhisms, और बौद्ध धर्म को लेकर ये काफी फिर काम करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चुटिया वाला की कहानी, ये हमारे फैसल खान की कहानी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप देखेंगे, दिस इज द टाइम ऑफ द एंशिएंट टू मिडाइवल। द किंगडम ऑफ हर्ष वाज द टाइम ऑफ द ट्रांजिशंस बिटवीन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है भाई, देखिए ऐसा समझ लीजिए, लाइक दिस, ये हमारा एंशिएंट हो गया, ये हमारा मिडाइवल हो गया, और ये है वो टाइम पीरियड। वी कैन से दैट दिस इज द, ये है हमारा
ट्रांजिशन टाइम पीरियड। तो ये टाइम ट्रांजिशन टाइम पीरियड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, एक टाइम खत्म हो रहा है, एक टाइम की स्टार्टिंग हो रही है, एंड दिस टाइम इज गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टाइम पीरियड। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? साइंस में इसे इकोटोन कहा जाता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये टाइम पीरियड चल रहा है, और यहां पर हम देखेंगे कि जो गुप्त हैं, दे आर दैट मीन्स ठीक है, उनका जो सिस्टम था डिसेंट्रलाइज था। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो हर्ष है वो ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन पर आधारित है। तो मैंने आपको वही बताया, डिसेंट्रलाइजेशन तो आपको गुप्त में देखने को मिल चुका है, बट यहां पर जो है उससे ज्यादा आपको हर्ष का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये कहानी आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि हमें और मतलब हम इसमें ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बट हम यहां पर जो सोसाइटी है, ये सारा कंसेप्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर टू द गुप्तास। यदि आपको समझना है तो गुप्त है, तो हमने गुप्त को बखूबी समझा है, हमने सोसाइटी को समझा है, वहां पर हमने रिलीजन्स को समझा है, वहां पर हमने इकोनॉमिक कंडीशंस को समझा है, और गुप्त को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो यहां पर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट सी द लॉट्स ऑफ चेंजेस फ्रॉम द गुप्तास टू हर्षवर्धन। तो यहां पर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और जब ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे तो यू विल फाइंड आउट द सिमिलरिटीज इन बिटवीन द गुप्तास एंड द हर्ष। उनके बीच में आपको थोड़े डिफरेंसेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसा कहा जाता है, रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है वो आपका उसके 4 पार्ट किए जाते हैं, है ना। रेवेन्यू का आपका वो है ना, जैसे आप देखिए मैंने आपको बताया कि डिविजन्स, भाई मेरा हिस्सा कितना है, मेरा भाग कितना है, मेरा हिस्सा कितना है। तो यहां पर आप देख लीजिए, पहला हम देखते हैं, पहला हिस्सा होता है जो राजा को देखने को मिलेगा, द किंग इज ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट, किंग इज गोइंग टू कलेक्ट द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे दार्शनिक या विद्वान या स्कॉलर्स को दिया जाएगा, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग है आपका, जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती है हम उसको देख रहे हैं, और उसको ये दिया जाएगा, और स्कॉलर्स का दूसरा हिस्सा हो जाएगा, है ना। आज की डेट में हमारे यहाँ भी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे बाबा रामदेव कह लीजिए आप, है ना। जैसे हम देखेंगे कि मुकेश अंबानी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली अमन जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि सीजीएसटी, ठीक है, जैसे जीएसटी आपका 2 भाग में लगता है, सिमिलर लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए आप लोग भी क्या है कि ये कंट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम क्या करते हैं, करंट के सिनारियो को जो आज चल रहा है, क्योंकि आज का तो हमें पता ही, हमें करंट अफेयर्स में पढ़ना ही है, और करंट अफेयर्स से ही हम उसको कनेक्ट करके प्रीवियस वाले सेक्शन में यूज कर लेते हैं कि पहले क्या हुआ था, किस तरीके से हम डिविजन्स देखते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शंस जोड़कर आप देख सकते हैं, और जब आप इस तरीके से आंसर्स देते हैं या कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, कि आप लोग भी वो अप्रोच को पकड़ रहे हैं और आसानी से उसको ग्रैब कर रहे हैं। ओके, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे थर्ड वाला, तो ये जो होगा वो ऑफिसर्स और कर्मचारियों को दिया जाएगा। दैट मीन जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी, वो वाला पार्ट ले लेंगे, और चौथा जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ज्यादा दानी था, है ना, और ये रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता था, योगी आदित्यनाथ टाइप से था, ऐसा आप समझ लीजिए। तो भैया यहाँ पर क्या है, रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक रखा जाएगा, और यहाँ पर ये रखते हैं। तो इस तरीके से इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, और एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कहानी देखने को मिलेगी। बौद्ध धर्म के प्रभाव को इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और बौद्ध रिलीजन जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमें नॉन वायलेंस को देखना है, नॉन वायलेंस होना चाहिए। और नॉन वायलेंस होता है इसलिए ये क्या करते हैं, जो पनिशमेंट होते हैं, जैसे मान के चलिए कठोर दंड होता है, या किसी के शरीर को काट दिया जाता है, ऐसे ऐसे जो दंड है उनकी उनकी डिग्री को कम कर दिया जाता है। द डिग्री ऑफ क्राइम्स, वी कैन से द डिग्री ऑफ पनिशमेंट कहें तो और बेहतर होगा, द डिग्री ऑफ पनिशमेंट इज गोइंग टू डिक्रीज, रिड्यूस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द बौद्धिज्म्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उस चीज को कम किया जाता है, ठीक है साहब। इसके बाद ये पॉइंट्स दोबारा वही आ गया है, ओके सॉरी। अब देखिए ये, हाँ, यहां पर हमने हर्ष को थोड़ा सा समझ लिया है, हर्ष हमारा फैसल खान का रोल अदा कर रहा था, ठीक है। अब यहां हमने एक चीज और देख ली है कि फैसल खान जो है वो आपको साउथ में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन साउथ में इस समय कुछ और पावर्स डेवलप हो चुकी हैं, और वो पावर्स कौन कौन सी हैं वो थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहां पर मैं थोड़ा बैकग्राउंड्स की ओर जा रहा हूं, ठीक है। बैकग्राउंड्स हमने देखा था कहां से शुरू होता है, हमारा पाटलिपुत्र से कहानी। पाटलिपुत्र से हमारी कहानी शुरू होती है। कैसे हमने देखा था, जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से मगध, और मगध से हमने देखा गुप्त, मौर्य, ये मौर्य, मौर्य के बाद गुप्त, इस तरीके से हमारी कहानी देखने को मिल रही।
लेकिन इसके बाद हम देखते हैं द पावर इज गोइंग टू शिफ्ट इन द कन्नौज। पावर हमारी शिफ्ट कहां हो चुकी, कन्नौज। रीजन हमने ऑलरेडी देखे हैं और ये हमारी कहानी देखने को मिलती। कन्नौज शिफ्ट जब होता है तो ये टाइम पीरियड लगभग लगभग यहां पर 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास। अब यहां पर पावर सेंटर में कौन हो गया, कन्नौज। और कन्नौज की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है जैसे मैंने आपको बताया, और इंपॉर्टेंस जब बढ़ेगी तो द पीपल्स आर गोइंग टू फाइट फॉर द 8 to 10 सेंचुरी। 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में यहां 3 डायनेस्टीज आपस में संघर्ष करेंगी, आपस में डिस्प्यूट्स करेंगी, लड़ाई करेंगी, एंड दिस संघर्ष, दिस काइंड ऑफ द स्ट्रगल इज कॉल्ड द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स। समझ में आया। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में दीज 3 डायनेस्टीज फाइटिंग फॉर द कन्नौज। उद्देश्य क्या होगा, कन्नौज को जीतना, जिस पर कन्नौज का अधिकार है, और वो क्या होगा, इंडिया का रूलर होगा। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 पावर आपस में लड़ती हैं। इसको थोड़ा हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं। पाल जो होंगे दे आर रूलिंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शंस। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो हैं वो आपको देखने मिलेंगे साउथ में, इस वाले पार्ट में, और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है जो गेट पर जो द्वारपाल होता है, या कह सकते हैं जो गार्ड होता है, उसको कहा गया है। और प्रतिहार का मतलब यहां पर क्या है, जो भी इन्वेडर्स आएंगे वो कहां से आएंगे, फ्रॉम दियर साइड। तो जो इन्वेडर्स इंडिया में आ रहे हैं उनको रोकने का काम प्रतिहार करेंगे, और जब तक ये पावरफुल है, जब तक ये पावरफुल है, कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए इनको कहा गया है प्रतिहार, और इनका जो वंश होता है वो गुर्जर, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार वंश। एंड दे आर फाइटिंग फॉर द कन्नौज। ये सारे के सारे लड़ेंगे किसके लिए, कन्नौज के लिए लड़ेंगे। जिसका अधिकार ज्यादा होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, वो इस पर सत्ता करेगा। ठीक है, दैट मीन्स इस पावर को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ऑल राइट्स, ये कहानी जो है इस तरीके से डेवलप होती है। अब लड़ाई जो है वो कन्नौज के लिए होगी, और कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 लोग लड़ाई करेंगे। और जब ये 3 लोग जो हैं लड़ाई करेंगे तो इसे हिस्ट्री में कहा जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ये कहानी होगी। अब देखिए कहानी कैसे होगा कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक ये लड़ते रहेंगे, और लड़ते लड़ते क्या हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, थक जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहां पर अक्षय कुमार आएंगे, क्यों थक रहा हो भाई। और जब यहां पर हम देखेंगे कि ये थक जाएंगे तो यहीं से, या इनके ही, क्योंकि यहां देखेंगे फ्यूडलिज्म सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इनके कुछ सामंत होंगे, इनके कुछ सामंत होंगे, इनके कुछ सामंत होंगे। दैट मीन्स इनके कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, इनके कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, इनके कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, एंड दे आर गोइंग टू कम आफ्टर द फॉल ऑफ दीज डायनेस्टीज। इन 3 डायनेस्टीज के फॉल होने के बाद, इनके गिरने के बाद या इनके पतन के बाद, हम देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा 8वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में राजपूत काल। देखिए राजपूत काल का मतलब ये है, ये फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, लेकिन ये फ्यूडल लॉर्ड्स कहां से निकल कर आ रहे हैं, यहां से, यहां से, यहां से। समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स दैट इज कमिंग्स अराउंड द ड्यूरिंग दिस टाइम्स, और 10वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो जब तक ये लोग लड़ते रहेंगे, मतलब 200 साल तक लड़ेंगे मोटे तौर पर, लगभग लगभग बता रहा हूं, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको बिल्कुल एकदम मेजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने लगभग देखा अराउंड 200 ईयर्स दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये सारे के सारे कन्नौज के लिए लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते ये थक जाएंगे, और थकने के बाद हम देखेंगे 10 से 12 का सेंचुरी का समय आएगा, और इस समय हम देखेंगे द इंडिया जो है वो 3 नहीं 300 में डिवाइड हो जाएगी, 300। लेकिन ये 300 वो 300 नहीं है जो हमने हॉलीवुड में देखे थे। ये 300 ऐसे होंगे कि जो ये क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 300 कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, लाइक दिस 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 दिस। और इस 300 के नाम नहीं लिख सकते हम यहां पर, वी कैन नॉट राइट द बेसिक नेम ऑफ द 300 पीपल्स। ठीक है, एंड दिस इज द सिनारियो ऑफ द इंडिया। और जब आप देखेंगे इंडिया इस समय डिवाइड हो जाएगा, एक यूपी बन जाएगा, एक बीएसपी बन जाएगा, एक बीजेपी बन जाएगा, और हम देखेंगे कई रीजनल आ जाएंगे, एआईडीएमके आ जाएगा, डीएमके आ जाएगा, एक आम आदमी झाड़ू वाला आ जाएगा, एक नल वाला आ जाएगा, एक पानी वाला आ जाएगा। जब ये सब अपने रीजनल मुद्दों को लेकर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, पड़ोसी आएगा कि नहीं आएगा, भाई क्या चल रहा है, सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? और सुबह सुबह क्यों लड़ रहा है, और यहां पर जो है वो इन्वेडर्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये सुबह सुबह झांकने वाले कौन है, जिनका नाम है गजनवी। ठीक है, इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और गौरी।
इस तरीके से सिचुएशंस देखने को मिलेगी एंड वी विल फाइंड आउट द इन्वेडर्स इन इंडिया। तो हमारे देश की ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने आपस में ही लड़ते रहते हैं, ना केवल हम इतिहास में लड़ रहे हैं बल्कि हम आज भी लड़ रहे हैं। हम इंटरनल मुद्दों पर इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा फायदा जो है वो कोई और उठाता है। चाइना हमारे यहाँ क्यों आने की कोशिश कर रहा है, झांकने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ ही सिचुएशन ऐसी है। अरे आप इकट्ठा तो हो जाइए। हमारे यहाँ रीजनल मुद्दे बहुत ज्यादा है, जातिवाद, ये सब चीजें। हाँ हाँ, देखिए यूपी में वो अलग अलग सिनारियो है। मैं यहाँ पर अमन जी ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशंस ये हैं कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है, हमारे पार्टियों में यूनिटी नहीं है, और हम उसको इन्वेडर्स को देख रहे हैं। हमें आउटसाइड द इंडियाज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ इंटरनल इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम आपस में ही नहीं है मिले हुए, और जब हम आपस में मिले नहीं होंगे तो बाहर से कोई आएगा झांकने वाला। तो यहाँ पर हम खुद ही नहीं है। देखिए जैसे मान के चलिए बीजेपी का मुद्दा अलग होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलग बात होती है, एआईडीएम के अलग चिल्लाता रहता है, टीएमसी अलग है, झाड़ू वाला अलग करने। ये सब यदि हम देखें ये पार्टी से उठ जाए, ये अपने रीजनल मुद्दों से उठ जाएं या धर्म या इन चीजों की राजनीति को छोड़ दें, और ये लोग इंडिया की यूनिटी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो सबका सिनारियो अलग अलग है, सभी अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, और यही इतिहास यहां आपको देखने को मिल रहा है। और जब आप इस तरीके से आप देखने को मिलेंगे तो यहां पर झांकने वाला कोई आएगा, और ये झांकने वाले इन्वेडर्स हमें यहां देखने को मिलेंगे कासिम, गजनवी और गौरी के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जब तक यहां पर प्रतिहार वंश के रूलर्स होंगे, दैट मींस इन द वेस्टर्न डायरेक्शंस में, तब तक कोई यहां पर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। ये भी कहानी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ कहानी इस तरीके से देखने को मिलेगी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक हमने फैसल खान को देखा, और फैसल खान से हमने कनेक्ट करके ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स को देखा, और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राजपूत एरा। लेकिन अभी यहां पर हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि सिचुएशंस कैसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां हम देखते हैं। अब हम जाते हैं अगले सेक्शंस की ओर। देखिए we are just close to the, that means we are entering in the ancient to medieval, हम ancient से medieval की ओर जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वो जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए हैं वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सिनारियो। अब हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे यहां पर, लेकिन पहले एक बैकग्राउंड, एक सिचुएशंस, एक फ्लो चार्ट्स यहां पर हम क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और अब हम जो है एंट्री करने वाले हैं एंशिएंट से मिडाइवल। सिनारियो हमने देख ही लिया है, ट्रांजिशन टाइम पीरियड है, हर्ष कैसे डेवलप हो रहे हैं, और हर्ष के आने के बाद जो हम देखेंगे यूनिटी जो है इंडिया का जो ब्रेक हो रहा है, और इंडिया में राजपूत एरा देखने को मिलेगा, और राजपूत एरा में हमें 300 देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 300 वैसे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने हॉलीवुड की मूवी में देखा, दे वर यूनाइटेड बट वी आर सेपरेट, हम यहां पर आपस में लड़ेंगे। तो ये कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गुप्त का जो फॉल हुआ उसकी वजह से रीजनलिज्म्स, और आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आया। ये मैंने आपको मैप पहले बताया है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए गुप्त, मैं वापस मैप को इसलिए लेके आता हूं ताकि चीजों को रिकॉल हो जाए, और रिकॉल हो जाने से क्या होता है, एक फ्लो बना रहता है, और फ्लो बनाने के साथ साथ हम उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पीछे देखा था मैप, और ये इसके बाद हमने देखा सिनारियो गुप्त कैसे राइज हुआ, और गुप्त के बाद ये कैसे गुप्त का पतन शुरू हुआ, हमने यहां पर इनको देखा, और ये सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है। इसके बाद हमने देखा हर्ष जो है वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है, नॉर्थ में अपना एम्पायर बनाने की, लेकिन ये भी इतिहास को नहीं दोहरा पाता जैसा मौर्य ने किया, जैसा गुप्त ने किया, ठीक है। फिर भी अब जो हिस्ट्री हम देखने वाले हैं, अब हम हिस्ट्री को थोड़ा सा इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। दिस वी आर इन द वी सी मिडाइवल एज, और मिडाइवल एज में हम यहां देखने वाले हैं 700 से 1700 की कहानी, है ना। ये लगभग ये टाइम पीरियड है। अभी हमने देखिए 606 से 647 देखा, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द हर्षवर्धन, एंड वी आर जस्ट क्लोज टू द दिस वैल्यूज, ठीक है। लगभग हम इसके आसपास हैं, और ये थोड़ा सा सिनारियो देखिए। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझते हैं, हम इसको अर्ली
और लेटर में डिवाइड कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा उसको उस तरीके से डिवाइड किया है। अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वी विल फाइंड आउट द डायनेस्टीज ऑफ द साउथ। अब ये वही हैं जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, डू यू रिमेंबर? ठीक है, मैंने कल ही आपको बोला था कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं हम उसको आगे करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से करेंगे क्योंकि आपका एक बेसिक आइडिया डेवलप हो चुका है। इसके अलावा हम वी विल फाइंड आउट इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स। ठीक है, जस्ट मैंने उसकी एक झांकी, इसका एक पिक्चर आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, उसका एक ट्रेलर मैंने आपको बता दिया है और वो हमने ट्रेलर भी देखा, करेक्ट है। इसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा दैट इज 300 पीपल्स, एंड 300 पीपल्स के नाम यहां नहीं लिखे जा सकते, इसलिए यहां पर मैंने नाम भी नहीं रखे, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 8 से 10 के आसपास होगा, ये आपका 10 से 12 के आसपास होगा, मोटे तौर पर 11 मान लीजिए, करेक्ट है। और इसी के समय हम देखने को मिलेगा दैट मींस इन्वेडर्स, एंड वी विल फाइंड आउट 3 इन्वेडर्स, मोहम्मद बिन कासिम्स, गजनवी एंड द गौरी। These are the 3 invaders we will find out in India. This is all scenario in this time period. इसी समय आएगा। देखिए मोटे तौर पर कासिम कब आएगा? 711। ठीक है, याद करिए मैंने हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन जो आपको सबसे पहले शुरू में दिया था वो 711। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे 1001 से 1025 के आसपास तक आपको गजनवी देखने को मिलेगा, और 1206 के पहले बिफोर 1206 वी विल फाइंड आउट गौरी हमें देखने को मिलेंगे। यहीं पर हमें देखने को मिलेगा राजपूत काल में हमें 1191 देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ तराइन। 1192 हमें देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ तराइन 2। इसके अलावा 1194 हमें देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, तो ये सारे के सिनेरियो कब हो रहे हैं? ये इस सेक्शंस में आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा साउथ की कुछ डायनेस्टी, अब देखिए ये साउथ की डायनेस्टीज को मैंने यहां इसलिए रखा है क्योंकि हमने नॉर्थ को बखूबी समझ लिया है, और नॉर्थ को समझ लिया है, तो अब हम आएंगे साउथ की ओर, और साउथ को थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। और पहले हम देखेंगे कि वहां पर क्या साधन है, क्या सोर्स हैं जिसकी वजह से हमें वो हिस्ट्री पता चल पाती है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे लिटरेचर्स, और लिटरेचर्स की हम बात करेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेंगे संगम लिटरेचर, संगम साहित्य देखने को मिलेंगे। तो ये एक सिनारियो मैंने आपको डेवलप किया है, और ये सिनारियो जो है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो मुस्कुरा भी दीजिए। और यहां से हम देखेंगे लेटर मिडाइवल एज में वी विल फाइंड आउट दीज टू, एंड दिस इज द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एरा। ये लगभग आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा। तो ये कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? ये कुछ इस तरीके से हम देखने वाले हैं और इस तरीके से उसको समझने वाले हैं, ताकि क्या होगा कि आप उसको आसानी से समझ पाए। अभी तक जो है हिस्ट्री चल रही थी, बड़ी सीक्वेंसली चल रही थी, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी ओवरलैपिंग। ये कुछ वेन डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए, कुछ ऐसा। राजपूत भी आएंगे, इन्वेडर्स भी आएंगे, और हम देखेंगे यहां पर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स भी देखने को मिलेंगे। वी विल फाइंड आउट दैट मींस कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो हैं वो इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो यदि हम राजपूत काल की बात करें तो शायद इन्वेडर्स भी आ सकते हैं, और इन्वेडर्स की चर्चा करें तो शायद यहां पर आपको राजपूत भी देखने को मिलेंगे। तो लॉट्स ऑफ हॉच पॉच हियर, बहुत सारी हॉच पॉच यहां देखने को मिलेगी, लेकिन हम थोड़ा सा उसको एक सिंपल वे में जानने की कोशिश करेंगे। इतना क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो मैंने आपको बताया है 1 2 3 4, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन ये आपको देखने को मिलेगा, ये इधर से। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहां रख दिया है ना? ये देखिए, साउथ में हम थोड़ा थोड़ा इनको देख लेंगे, जान लेंगे। ये हमारा वो वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, यहां पर हम थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेंगे, और यहां पर इन्वेडर्स में यहां 300 के नाम यहां लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं रखा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिचुएशंस होती है, लेकिन अब यहां से कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे चीजें चेंज होंगी, क्या होगा, कैसे ये 300 आएंगे, और कौन कौन सी लोकेशंस पर होंगे, और कहां कहां हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, एक मैप आपके सामने है, और ये मैप को हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो इस मैप में हमें जानना होगा कि कौन सी डायनेस्टीज किस सिनारियो में। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इस मैपिंग का ऑब्जेक्ट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डायनेस्टी कहां पर रूल कर रहा है। ठीक है,
जैसे मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि गजनबी आएगा तो सबसे पहले उसका स्ट्रगल किसके साथ होगा? फर्स्ट ही विल फेस द वॉर विद द हिंदू शाही। कोई व्यक्ति यदि यहां से आएगा तो सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? दैट इज द फर्स्ट नंबर, एंड फर्स्ट नंबर इज नथिंग बट दैट इज हिंदू शाही डायनेस्टी। अब इस मैप में मैंने कुछ डायनेस्टीज को रखने की कोशिश की है कुछ इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां पर है, मैं अभी इसको 1 to 1 डिस्कस करूंगा आपको कि ये कौन कौन से डायनेस्टीज कहां कहां से आती, थोड़ा सा एक आपको एक रूपरेखा, एक आपका उसका पिक्चर आपको बताऊंगा। बट यहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैप को समझ लीजिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। 1 नंबर का मतलब है हिंदू शाही डायनेस्टीज, एंड हिंदू शाही डायनेस्टीज रूलिंग अराउंड दिस एरिया। ये मैप अप्रोक्सीमेटली है, ध्यान दीजिएगा, दैट इज, लेकिन ये लगभग लगभग ऐसा ही रहेगा। हाँ, अब हम इसमें देखें तो मैंने इसमें कुछ कुछ को मतलब कह सकते हैं यहां पर नहीं रखा हुआ है, बट हमने एक मोटे तौर पर सारी डायनेस्टीज को रखने की कोशिश की है ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम देखेंगे कि भाई सेकंड नंबर पर आपको चालुक्यास देखने को मिलते हैं, यहां देखने को मिलेंगे, यहां इस तरीके से, ठीक है। और यहां 10th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा तो ये सेन डायनेस्टीज देखने को मिलेगी, ताकि क्या होगा कि एक मोटे तौर पर आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कौन किससे फाइट कर रहा है। अब देखो थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे हम देखेंगे, देखिए जैसे पल्लव कहां रूल कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली इन दिस एरिया। अब पल्लव जो है वो लड़ने के लिए हिंदू शाही से तो नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आया? यदि पल्लव की लड़ाई होगी तो किससे होगी? इससे 12 से होगी, 13 से होगी, या 3 से होगी, या 16 से होगी, है ना? कि समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से इस मैप की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैंने आपको ये बताया है कि इस मैप में सारे के सारे डायनेस्टीज नहीं हैं, लेकिन एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा और उसकी वजह से आप सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। अब मैं आपको सारे मैप का एक एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है। तो हिंदू शाही डायनेस्टीज जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा, और हिंदू शाही जो है वो रूल कर रहे हैं इन दिस एरियाज। और यहां पर हमें देखने को मिलेंगे जयपाल, आनंदपाल, दीज आर द रूलर्स ऑफ द दिस डायनेस्टीज। जयपाल शाह जो हैं वो इस वंश के रूलर होते हैं। और जब गजनवी आता है, अब गजनवी जब भी आएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गजनवी आएगा और इस पर अटैक करेगा सबसे पहले। दिस दे आर द फर्स्ट रूलर्स, दे आर फेसिंग द अटैक्स फ्रॉम द इन्वेडर्स। और गजनवी जब यहां आएगा तो जयपाल साहब जो हैं वो क्या कर जाएंगे? डिफीट कर जाएंगे, हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो क्या करेंगे? वो यहां पर सुसाइड कर लेंगे। ये क्या कर रहे थे? ब्लू वेल का एक गेम खेल रहे थे, और इनको ब्लू वेल के गेम में टास्क मिल जाता है भैया सुसाइड करिए, और सुसाइड कर देंगे। अरे ये क्या बात हुई भाई? कोई भी चीज को क्या है, आप हार गए हैं तो दोबारा पीछे लड़ने की कोशिश करिए। तो यहां पर जयपाल से सीखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा रूलर मिलेगा जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। उस रूलर का नाम है गौरी, ठीक है। तो गौरी से सीखने की कोशिश करना है हमें, मैं आपको बताऊंगा क्यों, करेक्ट है। तो ये कहानी जो है इस तरीके से देखने को मिलती है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको आता हूं चालुक्य की ओर। आप देखिए चालुक्य की 4 ब्रांच होती हैं। देयर आर द 4 ब्रांचेस ऑफ द चालुक्यास। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वातापी, सेकेंड वन इज वेंगी, थर्ड वन इज अहिलवाड़ या सोलंकी, और एक होता है कल्याणी, ठीक है। ये 4 आपकी होती हैं। ये किसकी ब्रांच हो गई हैं? चालुक्यास की ब्रांच हो गई हैं। देयर आर द 4 चालुक्यास वी कैन फाइंड आउट इन ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि कहां से हो भाई? नर्मदा किनारे से हैं। कहां से हो? बोला गंगा किनारे से हैं। बोला कहां से हो? बोला इलाहाबाद से। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं, जो आइडेंटिटी होती है उसकी कैपिटल से बन सकती है, वो रिवर से बन सकती है, उस जियोग्राफिकल एरिया से बन सकती है। और यहां पर हम चालुक्यास को 4 ब्रांच में देखने वाले हैं, है ना? ऑल राइट, समझ में आया? तो पहले तो होंगे वातापी, एंड वातापी जो है वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। आई विल दैट मींस ये अभी आएगा आगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो बता देता हूं। दूसरा होगा वेंगी। वेंगी जो है उनको ईस्टर्न चालुक्यास कहा जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली यहां पर देखने को मिलेगा। अहिलवाड़ इज नथिंग बट दैट इज ये यहां देखने को मिलेगा। तो ये अहिलवाड़ इनकी कैपिटल होती है, इसी के लिए इनको कहा जाता है अहिलवाड़ या सोलंकी चालुक्य। ऑलराइट, समझ में आया? और लास्ट जो होता है कल्याणी, वो भी यहां पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जानने के लिए देखिए आने वाले एपिसोड्स, ठीक है। वो भी यहां आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन आगे करूंगा। तो इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई?
समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूं, क्या इस क्लास को हम थोड़ा सा 15 मिनट और शिफ्ट कर दे आगे, या आधा घंटा? एनी डाउट, कोई समस्या? अभी हमारी क्लास 7 बजे से 8 बजे तक हुई है आज, ठीक है। मैं इसको 6:45, 6:45 AM या 6:30 AM पर शिफ्ट कर दूं तो किसी को कोई समस्या? चलेगा? धीरे धीरे रिफॉर्म्स करेंगे हम, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आज की हमारी क्लास 7 से 8 रही, ठीक है, और आगे हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म्स कर देंगे। तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाते हैं, इसमें कोई समस्या हो तो ये मेरे को बता दीजिएगा। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा यहां लेके आऊंगा 6:45 पर, देन उसके बाद 6:30 पर लेके आऊंगा और यहां पर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, आई एम गेटिंग द बीसी लॉट्स ऑफ दैट मीन्स यस, ठीक है। मोस्ट सभी लोग सहमत हैं इस चीज से, सारे के सारे मेरे फैसल खान सहमत हैं, तो यहां पर हम ठीक है इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कहानी समझ में आ चुकी है, ये चैप्टर्स थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसमें जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको मैं समराइज वे में बता दूंगा, और ये समराइज वे जो है कुछ इस तरीके से चल देखने वाला है, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, थोड़ा सा मेरे को ये भी बता दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा, पहले 15 मिनट 6:45, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा 6:30 के आसपास ले जाएंगे। तो थोड़ा सा क्या हमारा टाइम जो है ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी हमें क्या है कि मतलब मुझे मॉर्निंग की क्लासेस के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम 1 घंटा ले लेंगे। कभी हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे 1:30, चलेगा ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा। बस मैं यही आपसे एक आपका व्यू मांग रहा था, एक सजेशन मांग रहा था। तो ये हमारी क्लास कुछ इस तरीके से चलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैप अभी हम देखने वाले हैं। मिडाइवल एज में बड़ा हौच पौच देखने को मिलता है, बट ये मैप्स आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। करेक्ट है। और ये सारी की सारी सिचुएशन इस तरीके से होगी। तो मैं अभी इस मैप को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या है कि काफी लंबा चलेगा। मैं इसको कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑलराइट्स, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की सभा को समाप्त करने की घोषणा मैं करता हूं। इसको आगे हम क्लियर करेंगे कल आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, गुड बाय, टेक केयर।